हेलो बच्चों, जय हिंद। ठीक है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस का टॉपिक, जो इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी है साइंस की, फिर उसके आगे का जो है वो टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इस वीडियो में हम आज के टॉपिक को क्या करेंगे, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम 10th और 12th में आने वाले क्वेश्चन हैं, आज मेन क्वेश्चंस की बात होगी जितने आते हैं। ठीक है, तो मैराथन क्लास एक तरह से आ सकती है, मैराथन क्लास नहीं तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी जिसमें मेन क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। उसको आप अच्छे से अगर देख लेते हैं तो 100% एग्जाम में अच्छा मार्क लाएंगे। ठीक है, देखिए, तो उसके बाद उस दिन पढ़े थे हम लोग कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र के बारे में पूरा पढ़ लिए थे। मानव नेत्र अगर सही से देख नहीं पा रहा है तो उसमें दृष्टि में दोष आ जाता है, और दृष्टि में जब दोष आ जाता है तो उसे दृष्टि दोष बोलते हैं। दृष्टि दोष 5 टाइप का होता है, ये भी बता दिया गया था। और दृष्टि दोष जब आ गया तो अगर देखने की बात हो रही है तो देखिए यहाँ पे 2 नियम हमने पढ़ा था, परावर्तन का और अपवर्तन का। तो परावर्तन में क्या होता था कि किरणें अगर आती थी, जैसे ये कोई दर्पण है या कोई सिग्मा पेस्ट है, ऐसे किरणें आती थी तो टकरा के क्या हो जाती थी, वापस हो जाती थी, मुड़ जाती थी। तो ये दर्पण था। तो जो परावर्तन का नियम होता है वो दर्पण पे लागू होता है। किस पे लागू होता है? दर्पण। और जो अपवर्तन का नियम हमने पढ़ा था कि कोई ऐसे 2 माध्यम है, जैसे कांच है, अगर प्रकाश आ रही है तो दूसरे माध्यम में चाहे झुक जाती थी चाहे दूर हट जाती थी। तो ये अपवर्तन का नियम था। ये लागू होता है लेंस पे। तो लेंस हम इसके आगे पढ़ेंगे। अभी हम दर्पण को देख लेते हैं, दर्पण होता क्या है। तो दर्पण देखा गया तो दर्पण का मतलब शीशा होता है। और शीशा कैसे बनता है? ठीक, तो इसमें क्या है कि हम दर्पण को देखेंगे। तो दर्पण क्या है? शीशा। शीशा कैसे बनाया जाता है? शीशा जैसे कि बालू वगैरह से मैक्सिमम बनाया जाता है। यहाँ पे तो शीशा कैसे बनाया जाता है? बालू से लाया जाता है। बालू को क्या किया जाता है? मशीन का साँचा रहता है, उसमें रख दिया जाता है। फिर उसमें क्या होता है, कुछ केमिकल वगैरह होते हैं, कंपोजिशन से क्या होता है, शीशे को बनाया जाता है। तो यहाँ पे शीशा बनाया जाता है, शीशे से दर्पण बनाया जाता है। तो दर्पण को देखा गया तो दर्पण में 2 टाइप का होता है, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। वैसे तो दर्पण कई टाइप का होता है, लेकिन जो मेन दर्पण है उसको देखते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 टाइप का होता है। गोलीय दर्पण जैसे ये एक गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण को ऐसे लेके उसे काट दिया जाता है। अगर उसे ऐसे काट के उसके ऊपरी भाग देखो, उभरा हुआ भाग है, ये उभरे हुए भाग पे अगर कलई कर दिया जाए तो ये अवतल दर्पण होता है। और इसी तरह इसको काट के अगर इसके दबे हुए भाग में अंदर की तरफ कलई कर दिया जाए तो ये उत्तल दर्पण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दबे हुए भाग में कलई करेंगे तो उत्तल दर्पण, उभरे हुए भाग में कलई करेंगे तो अवतल दर्पण। जैसे चम्मच होता है, चम्मच एक देखा जाए तो चम्मच का एक भाग उभरा हुआ होता है, एक भाग दबा हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो भी क्या होता है, एक अवतल और उत्तल दोनों की तरफ डाला जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं दर्पण जब आ गया तो दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और उस प्रतिबिंब को देखते हैं वो प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं। ये बात तो समझ में आई नहीं होगी, हो सकता है। देखो, जब 2 किरणें या 2 से अधिक किरणें, जैसे हम एक प्रतिबिंब बनाते हैं, मान लेते हैं कि कोई अवतल दर्पण को हमने ले लिया और अच्छा अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पे एक समतल दर्पण भी होता है, जो नॉर्मली दर्पण होता है, जो शीशा वगैरह में होता है, वो एक समतल दर्पण होता है, सीधा दर्पण जो हम प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में, गोलीय दर्पण में 2 टाइप का दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण जैसे मान लेते हैं ये हो गया, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो देखो ये दर्पण है। अब इसके सामने कोई वस्तु यहाँ पे रखी जाएगी, तो ये वस्तु जब रखी जाएगी तो इसकी जो किरणें होंगी वो इस पे पूरा शीशे को कवर करेंगी, ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी और नीचे। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये सभी जगह जा रही है और हर किरण को तो हम ले नहीं सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें इसको 3 जगह पे पॉइंटेड करते हैं। 3 जगह से किरणें मान लो जाती है, एक सीधे और एक बीच में और एक नीचे। तो इसके लिए क्या हो गया, 3 नियम था। अभी मैं 3 नियम बता दूंगा। तो यहाँ से जब सीधे किरणें जाती हैं तो मुख्य फोकस से होके जाती है, तो ये मुख्य फोकस से होके चले जाएगी। और जब बीच से किरणें यहाँ से होके जाती हैं तो यहाँ से भी ये टकराने पर जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे मुड़ जाती है। तो ये 2 किरण, और देखो जो तीसरी किरण जाएगी ये जिस बिंदु से जाती है, सी से जाती है, तो सी पे ही वापस आ जाती है। तो ये तीनों किरणें क्या हो गई हैं, यहाँ पे मिली है दोनों किरणें। अब यहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब अभी मेन मुद्दा नहीं है, प्रतिबिंब को समझना है कि प्रतिबिंब होता क्या है यहाँ पे। तो देखिए, जब 2 किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्लियर है? ठीक, प्रतिबिंब देखा जाए तो 2 टाइप का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल में बनता है, जो रियल प्रतिबिंब होता है, और आभासी प्रतिबिंब जो हमें आभास होता है, जैसे परछाई वगैरह या पानी में देखते हैं तो हमें जो प्रतिबिंब मिलता है वो एक क्या है, आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब बनाने के नियम को देखते हैं। प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है, आखिर में प्रतिबिंब कैसे बनता है, किन नियमों को फॉलो करता है। अगर 3 नियम आप लोग जान जाएंगे तो कोई भी प्रतिबिंब किसी भी दर्पण का हो, लेंस का हो, आप बना लेंगे। तीनों नियम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जब वस्तु का प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाता है। यहाँ पे इसका फिगर हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे वस्तु सामने रखी है तो हमेशा बाएं साइड वस्तु रखी जाती है, हमेशा वस्तु बाएं साइड होती है, और जो कलई होता है वो हमेशा दाएं साइड किया जाता है, जो पेंट होता है। तो यहाँ पे वस्तु रखी गई है तो वस्तु का प्रकाश हमेशा यहाँ से सीधे जाएगा, और सीधे जाएगा तो देखो दर्पण के बीचों बीच जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के बीचों बीच जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण को जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष काटता है वो ध्रुव कहलाता है, दर्पण का ध्रुव। और ये जो दर्पण होता है, किसी गोलीय दर्पण, अभी मैं काट के दिखाया था गोलीय दर्पण को, तो गोलीय दर्पण का ये क्या होता है, भाग होता है। तो उसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे होगा, तो वो वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये C हो गया, ये F हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया P दर्पण का ध्रुव। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर, ये सीधी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर सीधी रेखा जाएगी, तो ये जब परावर्तित होगी तो ये हमेशा मुख्य फोकस से होके जाती है। तो ये नियम याद रहे कि जैसे ही समांतर मतलब सीधी रेखा जाएगी तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाएगी। तो ये पहला नियम है, इसका ये फिगर है, ठीक है। दूसरा बोला गया कि जब वस्तु का जो प्रकाश होता है वो दर्पण के ध्रुव से अगर जाता है तो वो टकराने के बाद जितने एंगल पे आपतित हुआ है उतने एंगल पे परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नियम यही है कि जितने एंगल पे ये प्रकाश आया है टकराने के बाद उतने ही एंगल पे क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे हम बॉल को अगर यहाँ पे तिरछा मारेंगे तो बॉल टकराने के बाद तिरछा ही जाता है। अगर 90 डिग्री पे मारते हैं तो टकराने के बाद बॉल भी क्या होता है, 90 डिग्री पे ही आता है। तो उसी टाइप से जितने एंगल पे प्रकाश जाएगा उतने ही एंगल पे परावर्तित हो जाएगा। और तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश वक्रता केंद्र मतलब जो दर्पण का जो केंद्र है C उससे होके जाता है तो उसी मार्ग पे वो क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो उसी मार्ग पे क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। तो ये अगर तीनों नियम पता रहेंगे और ये तीनों नियम फॉलो करेंगे हर दर्पण पे, क्योंकि हर दर्पण पे जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का जो प्रकाश जाता है वो पूरे दर्पण पे जाता है। तो पूरे दर्पण को तो हम मेजर कर नहीं सकते, तो हम बस 3 पॉइंट मान लेते हैं, एक ऊपर, एक बीच में, एक नीचे। और तीनों के दौरान जब प्रकाश जिस बिंदु पे मिलता है वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। क्लियर? फिर इसके आगे देखते हैं, ये नियम आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, तीनों फिगर है इसका। अब इन्हीं फिगरों को, इन्हीं तीनों नियमों का इस्तेमाल करके हम प्रतिबिंब को देखेंगे कि कहाँ पे वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर। जैसे शीशा है, शीशा के हम अगर सामने जाएंगे तो बड़े दिखाई देंगे, थोड़ा दूर जाएंगे तो छोटे दिखाई देंगे। इसका मतलब कि वो वस्तु की स्थिति पर डिपेंड कर रहा है कि वस्तु कहाँ रखे हैं और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति को देखते हैं यहाँ पे। देखिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है, वस्तु की स्थिति मतलब वस्तु को कहाँ रखें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बने और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बने। तो पहली स्थिति ये कि वस्तु को जब अनंत पे रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस। और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदु आकार बनेगा, मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। सिंपल सी बात है। जैसे अनंत पे कोई वस्तु है, जैसे अनंत पे तारे होते हैं, तारे तो अनंत पे हैं, उसको हम देखते हैं तो क्या बड़ा दिखाई देता है, तारा एकदम बिंदु आकार का दिखाई देता है कि नहीं। तो अनंत का वस्तु जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस पे बनता है और कैसा बनता है, बिंदु आकार का। ये अनंत पे कोई वस्तु है, इससे सीधा प्रकाश आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, पहले नियम के हिसाब से मुख्य फोकस से होके जाएगा। तो ये मुख्य फोकस से होके गया, मान लेते इसी अनंत से दूसरा प्रकाश गया ऐसे, और ये टकराने के बाद यही मुख्य फोकस से ही होके जाएगा। तो सभी किरणें कहाँ पे मिल रही है, मुख्य फोकस पे मिल रही है, तो यहाँ पे बिंदु आकार का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर वस्तु की जो स्थिति है वो अगर अनंत से होके, मतलब वस्तु की स्थिति से कुछ दूरी पर, C से कुछ दूरी पर, जैसे ये तो अनंत था, अब अनंत के बाद C और F के अगर यहाँ पे बीच हो रहा है C के पर, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो C F के बीच होगी, C F के कहाँ होगी, बीच। और हर कंडीशन में अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब देखा जा रहा है, उत्तल के लिए नहीं। तो अवतल के लिए हमेशा जो प्रतिबिंब होगा, बस ध्यान रखिएगा, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा। साइज तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, ज्यादा आगे है या ज्यादा पीछे। और एक ही बस कंडीशन है, उस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। वो कंडीशन मैं बता दूंगा अभी कि आभासी कब बनता है, जब वस्तु को
दर्पण के एकदम नजदीक हो, यहाँ पे हो एकदम, तो दर्पण के एकदम नजदीक होता है, इस कंडीशन में प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, और पीछे बनेगा तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो C देखो जब C के परे हो तो प्रतिबिंब बनेगा C F के बीच, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा ही होता है। तो इसका फिगर देख लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा हो गया मुख्य फोकस, मुख्य फोकस हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रतिबिंब, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे वक्रता केंद्र C है और ये अनंत, ये इधर क्या है अनंत, तो C के परे रख देते हैं वस्तु को यहाँ, वस्तु को यहाँ, तो पहली कंडीशन लगाएंगे, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, सीधा जाएगा, और जैसे ही सीधा जाएगा ये कहाँ से होके जाता है, मुख्य फोकस से होके जाता है, तो ये जहाँ से गया इसी को हम बोल देते हैं ये मुख्य फोकस F है। दूसरा प्रतिबिंब कहाँ से जाएगा, C से होके जाएगा, P से होके जाएगा, ध्रुव से, और ध्रुव से होके जाता है तो जितने एंगल पे आता है उतने एंगल पे परावर्तित हो जाता है। तो दोनों किरणें कहाँ पे मिल गई, देखिए C और F के बीच मिली, तो यहाँ पे इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब देखिए वस्तु ऐसे थी तो प्रतिबिंब क्या बन गया, वस्तु ऐसे थी तो प्रतिबिंब ऐसे बन गया, मतलब प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बन गया। मान लेते हैं वस्तु AB थी तो प्रतिबिंब क्या हो गया B डैश A डैश, तो उल्टा बन गया, वास्तविक बना और वस्तु से छोटा बना। तो ये होता है कंडीशन, दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन में अगर वस्तु को C पर रख दिया जाए, वस्तु कहां पे हो, C पर, यहीं पे अगर वस्तु को रख दिया जाए तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब भी C पर ही बनता है। प्रतिबिंब कितना बनता है, C पर बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के वास्तविक उल्टा तो रहेगा, ये वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, लेकिन वस्तु के बराबर रहेगा, वस्तु के बराबर होता है। क्लियर, तो वस्तु के बराबर होता है। इसका फिगर देख लेते हैं। जैसे ये कोई क्या है, अवतल दर्पण है, वस्तु यहाँ पे C है, तो यहाँ पे अगर वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से होके जाएगा और ये फोकस से होके जाता है, और ये जब जितना एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे परावर्तित हो जाएगा। तो दोनों किरणें यहाँ पे मिली, प्रतिबिंब एकदम कितना ही बड़ा बना, बस वस्तु के बराबर बना और वस्तु से उल्टा बना। क्लियर है, ये तीनों कंडीशन आए हो आप लोगों को समझ में आए होंगे। दो कंडीशन और है, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। जब वस्तु की स्थिति C F के बीच होती है, तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु की स्थिति C और F के अगर बीच होती है तब प्रतिबिंब C पर बनता है। कहां पे बनता है, C के परे बनता है। कहां बनता है, C के परे। ये तो उस पहले वाले का उल्टा था, जैसे वस्तु को C के परे रखे तो प्रतिबिंब C F के बीच बन रहा था, और जहां यहां पे उसी का उल्टा है, अगर वस्तु को C और F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब C के परे बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे इसका फिगर यहाँ पे है, देखिए ये दर्पण है और यहाँ पे वस्तु को C और F के बीच रख दिया गया है, तो इससे जाने वाली किरणें सीधी जाएंगी तो F से होके जाएंगी, दूसरी किरण जितने एंगल पे आएगी P पर उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो दोनों किरणें देखिए C के परे, मतलब C से थोड़ी दूर पर बनी है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब, और देखो वस्तु इतनी छोटी है और प्रतिबिंब बड़ा है कि नहीं, तो वस्तु क्या होगा, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, यदि वस्तु को मुख्य फोकस पे रख दिया, ये पहले वाले का उल्टा है, वस्तु को अनंत पे रखा गया, तो प्रतिबिंब फोकस पे बिंदु आकार का बन रहा था, तो उसी का उल्टा बनाओ कि वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां जाएगा, अनंत पे बनेगा, और वस्तु बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आवर्धित बनेगा, बड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका कंडीशन देखो, यहाँ पे कि दर्पण है, जब वस्तु को F पर रख दिया गया तो सीधी किरणें जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और जब वस्तु यहीं से, और देखो जितने एंगल पे आएगी P पर टकराते ही उतने एंगल पे चली जाएगी, तो ये दोनों किरणें समांतर हो गई, और समांतर होंगी तो कहीं ना कहीं अनंत में जाके कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको मान लिया गया ये अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा। और नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, यही लास्ट कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो इसमें क्या है कि जब वस्तु को F और P के बीच रखा जाए, वस्तु को कहां, F P के बीच, मतलब मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच, मतलब दर्पण से एकदम सटा के रखा जाए बड़ा, तो उस कंडीशन में दर्पण जो होगा, वस्तु जो होगा दर्पण के, प्रतिबिंब पीछे बच जाएगा, कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो ये कंडीशन थी, इनसे क्वेश्चन डिटेल में आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, कोई भी बोर्ड हो, यूपी सीबीएसई सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इनसे कंडीशन से ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र जो है वो 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण सूत्र होता है, और लेंस सूत्र में ज्यादा अंतर नहीं होता, बस यहाँ पे माइनस होता है, 1/f = 1/v - 1/u। लेकिन यहाँ पे दर्पण सूत्र हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसके पहले हमको देखना होगा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, मतलब कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे है और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है और फोकस दूरी कहाँ पे है, तो उसमें साइन कौन सा लगेगा, और इसी में बच्चे ज्यादा गलती करते हैं कि प्लस माइनस भूल जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया, तो इसको चिन्ह परिपाटी पे रखेंगे, कोऑर्डिनेट पे रखेंगे, निर्देशांक पे, तो इसको लिखेंगे, देखिए ये
ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। इस वाले को देखिए, ये यहाँ पे अगर बीच में खड़ा होंगे तो ये दायां होगा, तो ये दायां साइड होता है, दायां साइड प्लस माना जाता है और बायां साइड माइनस माना जाता है। ऊपर का साइड क्या होता है प्लस और नीचे का साइड क्या होता है माइनस। तो देखो, जब वस्तु को हमेशा मैं बताया हूं बाएं रखते हैं, कभी भी कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसमें वस्तु को कहां रखा जाता है, बाएं साइड में रखा जाता है। अब बाएं साइड में वस्तु को रखेंगे तो बाएं साइड में माइनस होता है, तो चाहे वो अवतल दर्पण हो, वस्तु की स्थिति को u से दिखाते हैं कि वस्तु कितनी दूरी पर है, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, तो u हमेशा माइनस होता है। उत्तल दर्पण के लिए भी देखिए u का स्थिति क्या है, माइनस, क्योंकि बाएं साइड में लिया जाता है। लेकिन प्रतिबिंब तो बाएं बन सकता है और दाएं, तो हर कंडीशन में जो होता है कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बाएं बनता है, लेकिन एक कंडीशन को छोड़कर जो पीछे आवर्धित बन जा रहा था दाएं, उसको छोड़कर बाकी में बाएं बनता है। तो बाएं के लिए वस्तु की स्थिति को देखिए v से दिखाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। और फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी इसका अगर जहां ये ऐसा दर्पण रहा होगा कभी, तो इसके बीच का केंद्र होता है और केंद्र का आधा ही फोकस दूरी होता है, तो ये हमेशा फोकस दूरी भी अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, माइनस होता है, माइनस f रखा जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, u हमेशा, तो मैं बताया हमेशा ही माइनस होता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब दाएं बनता है और फोकस दूरी भी दाएं होती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, दाएं। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, मतलब 30 सेंटीमीटर कोई अवतल दर्पण है, अब इससे ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर ये क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं AB वस्तु है, तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर ये वस्तु रखी है। फिर इसकी वक्रता त्रिज्या मतलब ये इस तरह से वक्रता की गणना कीजिए। अब इतनी चीजें निकालना है हमको, इस टाइप का क्वेश्चन एक तो 5 नंबर में आता ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, 30 सेंटीमीटर, तो u बराबर हमारा है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो अवतल दर्पण है और मैं बताया हूं u का मान हमेशा माइनस, तो यहाँ पे माइनस 30 रख लेंगे। v की स्थिति जो प्रतिबिंब ये हमको निकालना है, और f देखिए वक्रता त्रिज्या दी है, वक्रता त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं, और r बराबर होता है 2 into f, ये फार्मूला होता है, मतलब हमेशा वक्रता त्रिज्या जो होती है ये फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी। तो यहाँ से हम फोकस दूरी निकालेंगे। अब देखो 2f का मान कितना दिया है 30, तो f बराबर हो जाएगा 30 बटा ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 से काटेंगे कितना जाएगा 15 सेंटीमीटर, और बाएं साइड ही है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब हम v को निकालेंगे दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र से यहाँ पे v को निकालते हैं तो देखिए कितना होगा 1/f, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। तो 30 का f का मान रखेंगे कितना है -15, तो 1 बटा -15 इज इक्वल टू 1/v प्लस u का मान रखेंगे -30, तो 1/-30। क्लियर है? देखिए ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v, और ये माइनस इस प्लस को क्या कर दिया माइनस, और 1 कितना हो गया 30। अब ये -30 उठकर इधर आएगा तो +30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/+30, और ये माइनस है 1/15, इसको इधर लिखेंगे, 1/v को इधर लिखेंगे। 30 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 1/v को आगे लिख लेते हैं, 30 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 से 30 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 15 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 30 में तो 15 का 30 में करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 का 2। अब देखिए 1 में से 2 जाएगा नहीं, लेकिन 2 में से 1 जरूर जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा अपॉन 30। तो ये हो गया 1/v इज इक्वल टू -1/30। अब देखिए 1 से 1 कट गया तो v बराबर हो गया माइनस, तो रहेगा ही -30 सेंटीमीटर। ऐसे हम प्रतिबिंब की स्थिति को निकाल देते हैं। अब कहने का मतलब मैं पहले ही बताया था कि देखिए वस्तु जो अगर C पर रखा है, ये C पर ही था, तो प्रतिबिंब भी कहां पे बनेगा, C पर ही। देखिए 30 सेंटीमीटर का बना कि नहीं, वस्तु के साइज का, सेम साइज का बनेगा। अब साइज कौन बताता है, आवर्धन। आवर्धन क्षमता क्या होती है कि प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति का जो अनुपात होता है वही आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। मतलब अगर वस्तु का स्थिति का जो मान है और प्रतिबिंब की स्थिति का जो मान है उसको अगर हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब मैग्नीफाइंग पावर, मतलब कितना वो बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। अगर पॉजिटिव आता है मान तो बड़ा बनता है, अगर निगेटिव आता है मान तो वो छोटा बनता है। आवर्धन क्षमता का फार्मूला तो होता है m इज इक्वल टू होता है I/O या V/U। U तो हमेशा माइनस में होता है, तो ये रखेंगे। देखिए v का मान कितना है यहाँ पे, तो v का मान यहाँ पे है 30, तो 30 हो जाएगा अपॉन -30 में तो माइनस, तो u का मान कितना है यहाँ पे, इसको 30 रखते हैं। u का मान कितना है यहाँ पे, u का मान आया है 30, तो 30 यहाँ पे रखेंगे। अब ये माइनस है और ये भी माइनस में था, ये भी माइनस से माइनस कट गया, 30 से 30 कटा
तो एक आ गया। एक का मतलब जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही गुना, एक गुना का मतलब कि जितना बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। क्लियर है? ऐसे अगर 2 आ जाता, मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब कितना, ये 60 था और वस्तु की स्थिति 30 हो जाती, काटने पे 2 आ जाता, तो मतलब वस्तु कितना बन जाता, वस्तु से प्रतिबिंब दोगुना बन जाता। तो आवर्धन क्षमता जो होता है वो गुना को बताता है कि ये कितना आवर्धित है और कितना बड़ा है। देखिए जैसे गोलीय दर्पण होता है ना, तो गोलीय दर्पण को अगर साइड से काट कर इनको अगर सीधा सटा दिया जाए इस वाले भाग को, तो ये बन जाएगा उत्तल लेंस, और इसी को उल्टा करके ऐसे करके सटा दिया जाए तो ये बन जाएगा अवतल लेंस। ये पूरा लेंस जो होता है ये अपवर्तन के नियम पे कार्य करता है। अपवर्तन का नियम क्या होता है कि जाएगा और विचलित होकर लेकिन चला जाएगा। तो इसमें भी लेंस जो होता है इसमें प्रकाश आता है लेकिन यहाँ पे विचलित होकर दूसरे माध्यम में भी वो चला ही जाता है। तो लेंस अगर दर्पण लगा देते हैं, अब मान लो दर्पण लगा देते हैं, चश्मा लगा देते हैं, दर्पण सब प्रकाश आता है, रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, दिखाई नहीं देता। तो लेंस होता है, लेंस जिसमें प्रकाश अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे लेंस का यूज करते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/b - 1/u। इसमें माइनस होता है, उस वाले में प्लस होता है। तो लेंस की क्षमता, अब इस पे क्वेश्चन करवाया गया दर्पण लेंस है, इस पे आप इस पे कर लीजिएगा और चिन्ह परिपाटी से दोनों का लेंस और दर्पण का सेम रहता है। ठीक, लेंस की क्षमता देखते हैं। तो लेंस की क्षमता मतलब लेंस द्वारा स्पष्ट देखने की, क्लियर देखने की क्षमता। जैसे 4K HD अगर क्लियर दिख रहा है तो वो क्या है, एक लेंस की क्षमता बढ़िया है तो वो अच्छा देखता है। ये या फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब फोकस दूरी का ये व्युत्क्रम होता है, इसका फार्मूला होता है P = 1/f। अगर मीटर में है, फोकस दूरी अगर ये चीज में है, अगर यहाँ पे फोकस दूरी अगर मीटर में है तो 1/f हो जाएगा, या अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, डायोप्टर इसका मतलब जो होता है वो डायोप्टर होता है। देखिए पॉजिटिव अगर है, अगर लेंस की क्षमता पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस होगा, अगर नेगेटिव है तो अवतल लेंस। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी है? अवतल लेंस दे दिया है तो P = 100/f। अवतल लेंस के लिए क्या होता है, माइनस, तो -20, 20 पंजे 100, 5 डायोप्टर आ जाएगा माइनस में। तो अवतल लेंस यहां बताया गया है माइनस होता है माइनस। अगर ये प्लस उत्तल लेंस रहता, यहाँ पे सपोज अगर ये क्या रहता, उत्तल लेंस रहता और यहाँ पे 20 ना होके यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता, तो क्वेश्चन क्या हो जाता, 100 बटा यहाँ पे 25 हो जाता, लेकिन ये प्लस में हो जाता और 25 चौका कितना हो जाता, यहाँ पे 4 डायोप्टर प्लस, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो प्लस में होता है। तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक, पूरा जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम विद्युत धारा के बारे में बताएंगे, जो विद्युत करंट है, विद्युत वाला, फिर चुंबकीय क्षेत्र, इस तरह फिजिक्स पूरा क्या हो जाएगा क्लियर। ओके, जय हिंद।